चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनूप सर, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट, आप सभी के लिए आज लाया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, टैक्स। टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टैक्स के बारे स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो इसका जो है हम लोग टैक्स के अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ, टैक्स का मीनिंग्स क्या होता है, वहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। इसके प्रकार टाइप से यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। टैक्स के प्रभाव कहाँ कहाँ पर होते हैं, वहाँ से एक प्रश्न बनता है। टैक्स के कौन कौन से नियम होते हैं, किस तरीके से टैक्स लगाया जाना चाहिए, वहाँ से प्रश्न बनता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कर के संबंध में जो बजट अभी हाल ही में आया है वहाँ पर क्या प्रावधान किए गए, वहाँ से प्रश्न बनता है। तो आपने बेसिकली देखा होगा कि टैक्स के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्न यानी कि स्ट्रक्चर जो है कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है। अब इसके बारे में देखिए, टैक्स के बारे में अलग अलग लोगों ने, अपना अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से विचार दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप जो है यानी टैक्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, मीनिंग्स के बारे में देखेंगे, तो अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग क्या है यानी कि मत है। जैसे कि अगर आप देखें यानी कि टैक्स के बारे में जब हम बात करेंगे कर के बारे में, तो यानी कि सार्वजनिक, जब हम आय की बात करते हैं या राजस्व की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टैक्स की बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, पब्लिक जो है पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की जब हम बात करेंगे तो पब्लिक फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसे हम लोग लोक वित्त कहते हैं। तो कहने का मतलब है सरकार की सार्वजनिक जो है यानी कि सार्वजनिक प्राप्तियां, ठीक है, कहाँ से सरकार जो है प्राप्त करेगी, फिर उसको कहाँ पर व्यय करेगी। फिर इसके साथ साथ जो है ये प्राप्ति और व्यय के साथ साथ सरकार के साथ साथ यानी कि एक और समस्या होती है कि अगर मान लो राजस्व नहीं है तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। और इसके साथ साथ सरकार का प्रशासन, ठीक है, यानी इन सब में कैसे क्या किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। तो पब्लिक फाइनेंस में चार चीज़ें होती हैं। क्या है? पब्लिक यानी कि रिसिप्ट है, रेवेन्यू कहाँ से होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कहाँ किया जाएगा, पब्लिक डेब्ट कहाँ से आएगा, और यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसकी बात किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक टैक्स जो है, टैक्स के बारे में इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए, टैक्स की बात किया जाए, फीस की बात किया जाए, प्राइस की बात किया जाए, है ना, और इसके साथ साथ फाइन की बात किया जाए, ये क्या है, बोथ आर क्या है यानी डिफरेंट। इन सारी की जो मीनिंग्स है वो क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी जो डेफिनेशन है उनके बारे में क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग यानी कि आगे क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें प्राइस के बारे में, तो प्राइस के बारे में बात करें, कीमत क्या होती है। तो कीमत यानी क्या है, मुद्रा के रूप में, यानी कि ये मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया मान, व्यक्त किया गया मान क्या होता है, यानी कि वस्तु की कीमत होती है। वो क्या है, वस्तु की कीमत है, प्राइस है ना। तो प्राइस क्या होता है, प्राइस एक यानी मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया मान होता है। प्राइस क्या होता है, प्राइस जो है यानी कि किसी वस्तु के लिए भुगतान किया जाता है, वस्तु के लिए क्या है, वस्तु के लिए भुगतान किया गया एक राशि होता है। इसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का भुगतान करता है तो जो प्राइस पेमेंट कर रहा है वो मुद्रा के रूप में कर रहा है। साथ ही आपने देखा होगा, प्राइस जब व्यक्ति किसी वस्तु के लिए भुगतान करता है तो उससे यानी क्या होता है, व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे प्राइस के बारे में, प्राइस क्या है, एक हमारी ऐच्छिक भुगतान है, ऐच्छिक भुगतान है। ऐच्छिक भुगतान का मतलब ये हुआ कि हमारा वॉलेंट्री पेमेंट है। तो प्राइस के क्या है, प्राइस की ये प्रॉपर्टी होती है, प्राइस जो है ये है। अब अगर हम बात करें फीस की, तो फीस क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ फीस की बात करें, फीस क्या होता है। तो फीस भी देखिए, फीस क्या है, यानी कि किसी सेवा के बदले किया गया भुगतान होता है। यानी कि ये सेवा के बदले में जो भुगतान किया जा रहा है वो क्या है, फीस होती है। फीस भी क्या है, हमारी ऐच्छिक होती है, यानी कि ऐच्छिक भुगतान होता है, ये भी हमारा वॉलंटरी पेमेंट होता है।
फीस जब कोई व्यक्ति पेमेंट करता है तो इससे भी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। और फीस सेवा के लिए पेमेंट किया जाता है। फीस भी क्या होता है, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे किसकी, प्राइस की, तो प्राइस वस्तुओं के लिए पेमेंट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं फीस की, तो फीस किसके लिए, यानी शुल्क की जब हम बात करते हैं तो शुल्क हम किसके लिए पेमेंट करते हैं, सेवा के लिए पेमेंट करते हैं। अब बात अगर हम करें इसकी कि यानी कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इसके यानी कि ये आपका फाइन क्या है, तो फाइन क्या है, अनवॉलेंट्री पेमेंट है, यानी कि ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। जब कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो चार्ज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ फाइन, वो हमारा क्या कहलाता है, फाइन कहलाता है। जब कोई भी व्यक्ति क्या वो गलत रास्ते पर चले तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो भी चार्ज वसूला जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जुर्माना कहते हैं। तो जुर्माने का मतलब क्या है, यानी कोई व्यक्ति था गलत रास्ते पर चल रहा था, उसे हम लोग सही रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं और उसके लिए जो भी वो राशि भुगतान जो है जो भी करेगा वो क्या होगा, यानी जुर्माना होगा। जुर्माने से क्या होगा, यानी व्यक्ति अब एक सही रास्ते पर चलेगा और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा कि यहाँ पर व्यक्ति जो गलत रास्ते पर चल रहा था अब वो गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। लेकिन जुर्माना जब कोई व्यक्ति भरता है तो क्या उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, असंतुष्टि प्राप्त होती है, डिसैटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है जुर्माना भी मुद्रा के रूप में पेमेंट किया जाने वाला भुगतान है, लेकिन जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो भुगतान राशि यानी व्यक्ति पर लगाई जाती है वह जुर्माना कहलाता है। और जुर्माना क्या होता है, यानी कि जब व्यक्ति पेमेंट करता है तो उसे डिसैटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, चाहे वो फीस हो, चाहे वो फाइन हो, यानी चाहे वो क्या हो, यानी टैक्स हो, ये सब क्या है, राजस्व के स्रोत हैं। ठीक है, अब हम टैक्स की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स होता क्या है। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए टैक्स के बारे में बात करते हैं, कर क्या होता है। तो कर की विशेषता के बारे में आप जानिए कि कर की क्या विशेषता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि टैक्स होता क्या है। तो कर के बारे में हमने बताया कि कर भी क्या है, एक अनिवार्य यानी क्या है, अनिवार्य अंशदान है। ठीक है, ये भी नेसेसरी पेमेंट है, यानी अगर कोई व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है तो उसे भुगतान करना ही करना होगा। कर भी क्या होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लगाया जाएगा, यानी सरकार के द्वारा यह क्या किया जाएगा, लगाया जाता है। तो ये सरकार क्या करेगी, इसको लगाती है। फिर इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, कर से क्या होता है, क्यों लगाती है सरकार, क्योंकि सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज इन यानी रेवेन्यू, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। सरकार क्यों लगाती है, सरकार जो आय का असमानता होती है, यानी इनकम इनइक्वालिटी होती है, असमानता को दूर करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है। सरकार कर क्यों लगाती है, सरकार के ये क्या होता है, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। जी सर, ठीक, फिस्कल पॉलिसी का ये क्या होता है, यंत्र होता है। फिर इसके बाद ये देखिए सरकार कर क्यों लगाती है, क्योंकि इसके द्वारा भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो इसके क्या है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में भी काम आता है। तो ये क्या है कि टैक्स की अगर बात करें तो यह टैक्स की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो कर क्या है, कर एक अनिवार्य अंशदान होता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राजस्व में वृद्धि होती है, आय की असमानता को दूर किया जाता है, राजकोषीय नीति का यंत्र होता है। फिस्कल पॉलिसी के 3 यंत्र है, कौन कौन सा, टैक्स है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है
और पब्लिक डेप्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, सरकार के राजकोषीय नीति के 3 यंत्र हैं और ये मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करने में काम आता है। तो इस तरीके से सरकार यानी कि कर क्यों लगाती है, इसके पीछे अलग अलग चलिए हमने बात किया था किसके बारे में, टैक्स के बारे में। तो टैक्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया था, देख लिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने टैक्स के बारे में ये देख लिया कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो टैक्स क्या है, यानी कि मौद्रिक जो है, यानी कि मौद्रिक भार है। ठीक है, मनी बर्डन है। अब इसके बारे में जैसे अगर डेफिनेशन भी कभी कभार पूछी जाती है तो डेफिनेशन के बारे में अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग मत होता है कि किस तरीके से जो है टैक्स की बात किया जाए। तो जैसे टैक्स रेवेन्यू की अगर बात किया जाए तो डाल्टन की अगर आप देखें, डाल्टन के बारे में, तो डाल्टन ये कहते हैं कर सार्वजनिक अधिकारी द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है। यानी कहने का मतलब ये है कि सार्वजनिक जो है अधिकारी द्वारा लगाया गया क्या है, ये एक अनिवार्य अंशदान है। यानी लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है। ठीक है, अंशदान है। ठीक, इसके बाद यानी कि चाहे इसके बदले में करदाता को उतनी सेवाएं प्रदान की जाएं या नहीं, और इसे किसी कानूनी सजा के रूप में नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर यानी कि टेलर के डेफिनेशन को देखें, तो टेलर की अगर डेफिनेशन को देखें तो टेलर क्या कहते हैं, कर सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान होता है। यानी कि टेलर कह रहे हैं कर सरकार को, यानी सरकार को दिया गया क्या है, अनिवार्य भुगतान होता है। ठीक है, अनिवार्य क्या है, भुगतान होता है जो करदाता द्वारा बिना प्रत्यक्ष लाभ की प्राप्ति के आशा के दिया जाता है। कहने का मतलब ये क्या है, अनिवार्य भुगतान है, यानी नेसेसरी पेमेंट है। तो अब आपको ये देखना है कि कर की प्रॉपर्टी क्या क्या हो गई। हमने कर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर दिया कि कर क्या है, यानी कर एक क्या है, मौद्रिक बोझ है, यानी क्या है, मनी बर्डन है, मौद्रिक भार है। इसके साथ साथ हमने ये बताया कर क्या है, यानी कि दूसरे की इच्छा के द्वारा लगाया जाता है। दूसरे की इच्छा का मतलब है सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इससे क्या प्राप्त होता है, असंतुष्टि प्राप्त होती है, डिसैटिस्फैक्शन मिलता है। ये सरकार क्यों लगाती है, क्योंकि सरकार अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहती है। कर सरकार क्यों लगाती है, क्योंकि आय की जो असमानता है उसको कम करना चाहती है। और इसके साथ ही साथ सरकार जैसे मुद्रास्फीति जो है इनके जैसे जो भी यानी कि प्रभाव हैं उनको स्थिर करना चाहती है, कम करना चाहती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कर क्या है, हमारे राजकोषीय जो है नीति का क्या है, यंत्र है। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं आपकी किसकी, टैक्स के बारे में है। अब आपको देखना ये कि टैक्स का उल्लेख कहाँ किया गया। तो सबसे पहले ये देखिए कर क्या है, यानी सरकार की जो समवर्ती सूची है, यानी सरकार की 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, केंद्र सूची जिसमें केंद्र के विषय हैं, दूसरा कौन सा, राज्य सूची जिसमें राज्य के विषय हैं, और तीसरा कौन सा है, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के विषय हैं और जिस पर जो है यानी नियम और कानून बनाने को दोनों को अधिकार है। तो समवर्ती सूची के जब हम प्रथम सूची की बात करते हैं तो प्रथम सूची में जिन करों का उल्लेख किया गया वो क्या है, प्रत्यक्ष कर हैं, चाहे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए और चाहे स्टेट गवर्नमेंट लगाए। इसी तरीके से यानी कि जो दूसरी सूची है, इस सूची में क्या है, अप्रत्यक्ष प्रकार के जो कर हैं इन करों का उल्लेख किया गया। अब वो चाहे सेंटर लगाए चाहे स्टेट लगाए। तो कहने का मतलब है करों का उल्लेख कहाँ किया गया, यानी हमारे संविधान के समवर्ती सूची में किया गया। यानी कहाँ पर, जो 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन है और वहीं पर जो है यानी कि 7वीं अनुसूची की जो पहली सूची है,
वहाँ पर जो है क्या प्रत्यक्ष करों का उल्लेख है, और जो दूसरी क्या है सूची है वहाँ पर अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख किया गया। अब समझना ये होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है। सबसे पहले ये हम देख लें कि मनी बर्डन की जो बात की गई वो भार जो है क्या होता है। तो देखिए आपको कुछ शब्दावलियां हैं जिनको समझना पड़ेगा, जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं, एक होगा कराघात, ठीक, और एक होगा आपका करापात, ठीक है, और एक होगा आपका कर विवर्तन, ठीक, टैक्स शिफ्टिंग। तो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे जब हम कराघात की बात करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैक्स इम्पैक्ट। टैक्स इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, यानी कहने का मतलब यह है कि इम्पैक्ट क्या है, एक मनी बर्डन का यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, कह सकते हैं ये क्या है, आरंभिक जो है, आरंभिक यानी कि मौद्रिक, आरंभिक मौद्रिक भार है, ठीक। और इम्पैक्ट के बाद क्या है, घटना, इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब क्या है, ये कर का अंतिम मौद्रिक क्या है, भार है, यानी कर क्या है, एक मौद्रिक बोझ है। तो जो इम्पैक्ट है प्रभाव, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कराघात बोलते हैं। और जो इंसिडेंस है घटना, जिस व्यक्ति पर ये घटित होगी वो क्या है, यानी कि कर का अंतिम मौद्रिक भार है। और टैक्स विवर्तन क्या है, यानी कि जब ये व्यक्ति अपने कर के भार को किसी भी व्यक्ति पर क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, यानी डाल देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स जो है शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, टैक्स शिफ्टिंग हो गया। इसी में आप देखेंगे टैक्स इवाइजन, कर चोरी, यानी जब कोई व्यक्ति यानी कर का भुगतान नहीं करता है, यानी या वो कर को भुगतान करने का रास्ता यानी निकाल लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, टैक्स इवाइजन, यानी वो क्या है, कर चोरी है। तो अब आपने देखा कराघात मतलब क्या है, कर का आरंभिक मौद्रिक बोझ, यानी सपोज दैट सरकार ने क्या किया, ये कहा कि जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है वो क्या करे, वो सभी लोगों को 10% टैक्स देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ। इसका मतलब ये है, अब सरकार ने ये अनाउंस किया, तो अब जो जो व्यक्ति जो है इस दायरे में आएंगे उन पर इसका क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। लेकिन अभी उस व्यक्ति ने क्या किया, टैक्स का भुगतान नहीं किया है, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, इस 10,000 रुपये को पेमेंट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, यानी उस पर घटना घटित हो जाएगी और उस पर क्या हो जाएगा, इंसिडेंस हो जाएगा। तो इम्पैक्ट का मतलब क्या है, आरंभिक मौद्रिक बोझ, और इंसिडेंस का मतलब क्या है, यानी घटना, अंतिम मौद्रिक बोझ। जब एक ही व्यक्ति पर हम कह सकते हैं कि कराघात और करापात, यानी इंसिडेंस यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस, यानी ये दोनों जब एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब ये हुआ कि वह कर जिस कर का आरंभिक मौद्रिक बोझ और अंतिम मौद्रिक बोझ दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। यानी इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस बोथ, यानी क्या करे, यानी कि एक ही व्यक्ति पर हो, यानी कि एक ही व्यक्ति पर हो, घटित हो ऐसी घटना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष कर वह होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, वही उसका भुगतान करता है। इसका जस्ट अपोजिट आप देख लीजिए, इनडायरेक्ट, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, जब हम अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे, तो अप्रत्यक्ष कर की बात जब करते हैं तो अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जब इम्पैक्ट किसी एक व्यक्ति पर हो लेकिन किसी घटना किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी कर का आरंभिक मौद्रिक बोझ किसी एक व्यक्ति पर है और अंतिम मौद्रिक बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में अंतर समझ में आ गया होगा।
टैक्स शिफ्टिंग समझ में आ गई होगी कि लगाया गया था ये व्यक्ति पर कर, भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति ने किया, तो इसे हम टैक्स शिफ्टिंग बोलेंगे। और जब कोई व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है, बचा लेता अपने आप को, तो इसे कर की चोरी बोलता है। तो आपको ये यानी क्या होगा समझ में